बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं बायो का क्लास। और बायो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या स्पेशल अगर देखा जाए तो टेंथ के एग्ज़ाम के लिए हम लोग 400 क्वेश्चन देखने का आज प्रयत्न करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाली है, लेकिन घबराइएगा लोग नहीं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और केवल सुनना है। आप लोग को सारे के सारे याद हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन में जड़ों का कौन सा भाग जो है श्वसनीय गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है। तो मूल रोम जो है श्वसनीय गैसों में आदान प्रदान में भाग लेता है। झींगा किसके द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। झींगा मछली जो है किसके द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो गिल्स के द्वारा। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ट्रैकिया की दीवारें किसकी बनी होती है। तो कार्टिलेज रिंग की बनी होती है। कार्टिलेज रिंग की बनी होती है। फेफड़ों को ढके रहने वाली झिल्ली का नाम क्या है। तो पलूरा जो है फेफड़ा को ढके रहता है। पौधे द्वारा मुक्त की गई स्तंभ ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो जल है। पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो फ्लोएम के द्वारा होता है। उस वर्णक का नाम बताएं जो ऊर्जा अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल और कैरोटीनोइड। क्लोरोफिल और कैरोटीनोइड। एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रक्त की कणिकाओं को लाल रंग कौन प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन करता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो ट्रैक्स धमनी होती है। पृथ्वी पर जीवन किस अणुओं पर आधारित है। तो कार्बन अणु और जल। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन एंजाइम सहायक है। तो ग्लूकोज सुक्रोज। रक्त जमने का क्या कारण है। तो प्लेटलेट्स जो है रक्त को जमाने का कारण होता है। हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो क्लोरोफिल जो है के अभाव क्लोरोफिल नहीं होगा तो हरे पौधे भोजन नहीं लेंगे। पचे वसा एवं शुद्रांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है। तो लसिका के द्वारा होता है। जाइलम द्वारा किसका परिवहन होता है। तो जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। तो पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प रूप में हानि क्या कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जाइलम जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का नाम लिखें। तो वाष्पोत्सर्जन, कर्षण बल। अमरबेल क्या है। तो अमरबेल परपोषी पौधा होता है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। कोशिका के लिए किसे ऊर्जा मुक्त या कोशिका ईंधन कहा जाता है। तो एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 kg यानी किलो पर जूल। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो 2 कोष्ठक होते हैं मछली के हृदय में। रेजिन और गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित रहते हैं। तो पुराने जाइलम ऊतक में संचित रहते हैं। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो गाणा और स्ट्रोमा में यानी क्लोरोफिल में होती है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जो सड़े गले भोजन पर आश्रित रहते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। स्वपोषी पौधों पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल, CO2, O2 और सूर्य के प्रकाश, ये सभी जो है आवश्यक है।
स्वपोषी पौधा के लिए। प्रकाश संश्लेषण अंगक कौन है? तो हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण अंगक है। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतः ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा भोजन अंतःग्रह करता है। किस छिद्र द्वारा ग्रासनी में जुड़ा होता है? तो निगल द्वार के द्वारा। ग्रसनी किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का भाग होता है ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है छोटी आंत का भाग होती है। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? तो जैव परकर्म कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर की होती है मनुष्य की आहार नाल की लंबाई। पौधों द्वारा गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। आमाशय की दीवार से कौन सा रस स्रावित होता है? तो जठर रस स्रावित होता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? तो आश्र रस कहलाता है। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषण पाया जाता है। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों का नाम लिखें। तो वो कंठ द्वार होता है और निगल द्वार होता है जो ग्रसनी में स्थित होता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक में पाया जाता है। पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है? तो प्राणी पोषण जंतु है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो इलियम द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकर्म द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो अपघटक कहा जाता है। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो पोषी कहलाते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो मृत जीवी पोषण पाया जाता है। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो द्वार कोशिका के द्वारा नियंत्रित होता है। पतियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु को प्रवेश द्वार है? तो रंध्र द्वारा जो है पतिया CO2 को गैस को अंदर लेती है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो परपोषी कहा जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में होता है। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल कहते हैं। मनुष्य के जीभ में ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली रचना क्या कहलाती है? तो रक्त कणिकाएँ कहलाती है। कणिकाएँ स्वाद कणिकाएँ कहलाती है। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रास नली में पहुँचता है। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो क्रमानुकुचन कहलाता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन जो है परिवर्तित कर देता है। मनुष्य के आहार नाल में प्रतिदिन कितना जठर रस स्राव होता है? तो 3 लीटर जठर रस स्राव होता है। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? तो यकृत कहलाती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर आश्रित अवस्थित नली को क्या कहा जाता है? तो सिक्कम कहा जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ पर अवस्थित रहता है उसको सिक्कम कहा जाता है। अपेंडिक्स क्या है? तो अवशोषी अंग होता है, इसका कोई काम नहीं होता है हमारे शरीर में। अपना भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो रेक्टम में संचित रहता है अपचा भोजन। यकृत का भार कितना होता है? तो 1.5 kg जो है यकृत का भार होता है।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ उपोत्पाद के रूप में बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहते हैं? तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। पैरामीशियम का प्रचलन अंगक कौन सा है? तो सिलिया जो है प्रचलन अंगक है। पैरामीशियम में भोजन अंतः ग्रहण किस स्थान से होता है? तो कोशिका मुख से होता है। अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं? तो प्रोटोजोआ समूह का एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का भोजन क्या है? तो शैवाल का टुकड़ा, बैक्टीरिया, डायटम, ये अमीबा का भोजन होता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है? तो 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियाँ होती है। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है? तो ग्राना में होता है। अप्रकाशित के अभिक्रिया कहाँ होती है? तो एस्ट्रोमा में होती है। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। दांतों के ऊपर बनी अस्थायी परत को क्या कहा जाता है? तो दंत प्लॉक कहा जाता है। जठर ग्रंथि से स्रावित रस को क्या कहते हैं? तो जठर रस कहते हैं। आमाशय में किस अम्ल का स्राव होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। आमाशय में गाढ़े लेई की तरह भोजन क्या कहलाता है? तो काइम कहलाता है। यकृत से स्रावित पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? तो पित्त लवण के द्वारा होता है। पित्त क्या है? तो गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में होता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो जैव कोशिकीय में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो एटीपी कहलाता है। पाइरूवेट का इथेनॉल में बदलना क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है। तो किस अम्ल का मांसपेशियों में बनने के कारण ऐंठन होता है? तो लैक्टिक अम्ल। एक कोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। कीटों में श्वसन अंग कौन होता है? तो ट्रैकिया जो होता है कीटों में श्वसन अंग होता है, जिसको श्वास नली के नाम से जानते हैं। मछली का श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स को मछली का श्वसन अंग कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? तो वायवीय श्वसन कहलाता है। श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़ों में कितना सतह उपलब्ध होता है? तो 400 से 800 ft²। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑक्सीजन के उपलब्धि नहीं होने पर पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक के द्वारा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। तो निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जो हम लोग श्वास छोड़ते हैं। मनुष्य का दायां एवं बायां नासिका वेशम किसके द्वारा एक दूसरे पर पृथक करता है, यानी अलग करता है? तो नासिका पट्टिका के द्वारा। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो वायवीय श्वसन में होता है। पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। अमीबा द्वारा पैरामीशियम में श्वसन
शरीर की कौन से संरचना के माध्यम से होता है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। फेफड़ों द्वारा। श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो प्रश्वास और श्वासोच्छ्वास के द्वारा पूर्ण होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो श्वसन के द्वारा होता है। ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो किण्वन के प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण के कारण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलता है? तो स्वर यंत्र में खुलता है। प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश से किस विभाजित होने के बाद होता है? कहाँ विभाजित होने के बाद में होता है? तो श्वसनिका के द्वारा विभाजित होने के बाद होता है। मनुष्य में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो प्लूरल गुहा में होता है। वक्ष गुहा में पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो डायफ्राम कहते हैं। ग्लूकोज कहाँ अवस्थित रहता है? तो लाल रक्त कोशिका में ग्लूकोज अवस्थित रहता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के द्वारा होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ऊपर से नीचे दोनों तरफ होता है। जल तथा खनिज लवण का मूल रोम में पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किसके उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखता है? तो ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखता है। कौन सी रक्त वाहिनिकाओं द्वारा शुद्ध एवं ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है? तो धमनी में जाता है। हृदय के वेशमों का शिथिलन कहाँ होता है? तो डायस्ट्रोल में होता है। जीवों के शरीर में पौधों के स्थानांतरण के लिए विकसित लंब को क्या कहते हैं? तो परिवहन तंत्र कहते हैं। चालिका नालिका कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच। लाल और श्वेत रक्त कोशिका में कौन सा बहुत कम होता है? तो श्वेत रक्त कोशिका बहुत कम होता है और लाल रक्त अधिक होता है। श्वेत रक्त बहुत कम होता है। लसिका रक्त में किसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है? तो लसिका में सबसे मात्रा कम होती है। लसिका का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन या पीला रंग का होता है। लसिका कहाँ पाया जाता है? तो ऊतक कोशिका के बीच में पाया जाता है। सीरा और धमनी में किसमें अधिक रक्त दाब होता है? तो धमनी में अधिक रक्त दाब होता है। महाधमनी और उसके मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? तो रक्तचाप या रक्त दाब कहलाता है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 120 और कम से कम 80। सामान्य सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 120 होता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है। सामान्य डायस्ट्रोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 80 होता है। रक्त दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर उसके द्वारा। शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी के नाम लिखें। तो महाशिरा।
फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन है? तो फुफ्फुस शिरा जो है रक्त वाहिनी को लेकर जाता है। विभिन्न कोशिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? तो शिरा का निर्माण करती है। जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाले लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो वाहिकाएं कहलाती है। पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो स्थानांतरण कहलाती है। कैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? तो लसिका कहलाती है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। पित्त कहाँ संचित होता है? तो पित्ताशय में संचित होता है। मनुष्य के फेफड़ों में कितने वायु कोष पाए जाते हैं? तो 7 × 10⁸ पाए जाते हैं। अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो शरीर की सतह यानी प्लाज्मा जो होता है से विसरण के द्वारा, शरीर की सतह विसरण के द्वारा। वृक्क के नतोदर यानी अवतल सतह को क्या कहते हैं? तो हाइलम कहते हैं। वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10⁶ नेफ्रॉन होते हैं। एमिनो अम्ल में विखंडन को क्या कहते हैं? तो यूरिया और यूरिक अम्ल कहते हैं। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है? तो उत्सर्जन का हिस्सा होता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जन पदार्थ है? तो चीड़ जो है, चीड़ का। पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहता है? तो पत्ती, छाल, कोशिका के स्थिका में। गोंद और रेजिन कहाँ संचित रहते हैं? तो पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। कार्बनिक अणुओं की विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रचुर पदार्थ क्या कहलाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और अधिक विषैला कौन होता है? तो अमोनिया जो होता है। जीवों में शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थ में शरीर के बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो उत्सर्जन कहलाती है। मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 96% होती है। वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर शुद्धिकरण का कार्य किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? डायलिसिस मशीन के द्वारा किया जाता है। वृक्क में प्याले जैसी रचना को क्या कहते हैं? तो बोमेन संपुट कहते हैं। वृक्क के अवरोही चाप और अधिरोही चाप के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो हेनले का चाप कहते हैं। मूत्र का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो यूक्रोम के कारण होता है। पौधों में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन रंध्रों में अतिरिक्त और किन छिद्रों के द्वारा होता है? तो वात्र रंध्र के द्वारा होता है। बबूल के पौधे से निकलने वाला गोंद किस क्रिया के फलस्वरूप बनता है? तो उपापचयन की क्रिया के द्वारा बनता है। पीपल, बरगद और पीला कनेर की पत्ती में मौजूद दूधिया तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लैक्टेक्स कहते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव में विद्यमान रहते हैं। आमाशय की दीवार में होने वाली घाव किसके अधिक स्राव से होता है? तो HCl अम्ल के अधिक स्राव के कारण होता है। तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो श्वसन की क्रिया के द्वारा होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना हुआ अणु है? तो 6 कार्बन से बना हुआ यह अणु है। किण्वन किस क्रिया
में होती है तो ईस्ट में होती है। किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है। पौधे में श्वसन किस भाग में होता है तो जड़, तना तथा पत्ती तीनों में होता है। जंतु और पौधा किसमें श्वसन की गति अधिक होती है तो जंतु में अधिक होती है। मनुष्य में नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग किसमें बड़ा नासिका छिद्र खुलता है, क्या कहलाता है तो प्रघ्राण कहलाता है। वायु कोष्ठिका सीधे किसमें खुलती है तो वायु कोश में खुलती है। मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा में उदर गुहा से अलग करती है तो डायफ्राम जो है। सीरिया रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा कम होती है या अधिक तो बहुत कम होती है। मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है तो नासिका वेशम में खुलता है। मनुष्य में सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? ग्राह्य अत्यंत छोटा होता है, इसके कारण नासिका वेशम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है क्या कहलाती है तो कैंची कहलाती है। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है तो 11 सेंटीमीटर ट्रैकिया की लंबाई होती है। जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ के जाइलम यानी वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाला दाब को क्या कहते हैं तो मूल दाब कहते हैं। खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में होता है तो आयन के रूप में होता है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का कितना गुना वाष्पोत्सर्जन करता है तो 100 गुना वाष्पोत्सर्जन उत्पन्न करता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है तो अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की तरफ होता है।